हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की वैकेंसी आने वाली है, जिसकी नियमावली कैबिनेट में पिछली बार ही पास हो चुका है। तो ये टॉपिक नंबर 2 जो शिक्षा से संबंधित आयोग है, आयोग का इतिहास है विथ एमसीक्यू के साथ। तो पिछला वीडियो मेरा टॉपिक 1 शिक्षा शास्त्र का अर्थ और उद्देश्य के बारे में था। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी टॉपिक 1 नहीं देखा है विथ एमसीक्यू के साथ, तो वो पुनः चैनल पर विजिट करें और टॉपिक नंबर 1 भी देखें। उससे आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी, क्योंकि शिक्षा शास्त्र पढ़ने से पहले आप लोगों को शिक्षा शास्त्र पढ़ने के उद्देश्य या उसके अर्थ को जानना आवश्यक है, और उससे भी काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। तो ये टोटल 100 नंबर का, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर 3 में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जो सिलेबस है, उसमें पेपर 3 में जो शिक्षा शास्त्र है उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और 100 मार्क्स में आप लोगों को कम से कम 85 तक जरूर लानी है। और इसी के कमिटमेंट के द्वारा ही मैंने आप लोगों को ये सीरीज चला रहा है कि ये टॉपिक नंबर 2 है, और हमें कितनी लानी है 100 में। मैं 80 से 85 लाने की गारंटी लेती हूँ। तो इसी के साथ चलते हैं हम। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, शिक्षा से संबंधित आयोग का इतिहास। इसके साथ ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग विथ एमसीक्यू भी करेंगे, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो और भी क्लियर हो जाएं। तो शिक्षा से संबंधित विभिन्न आयोग पढ़ने से पहले थोड़ा ओवरव्यू जानते हैं कि कैसे शिक्षा हमारे भारत में आई और किस तरह इसका स्तर बाय स्तर आज हम लोग शिक्षा के किस स्तर पर आए हुए हैं। तो बात करूं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान ही शिक्षा के विकास के लिए कई सारी आयोग गठित हुई है ना। जिसमें बात करूं तो सैटलर आयोग, हंटर आयोग, राधा कृष्णन आयोग है ना। सभी आयोग ने अपने अपने स्तर पर शिक्षा के प्रगति पे जोर दिया। किसी ने तो माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया, किसी ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, किसी ने महिला शिक्षा पर जोर दिया, किसी ने औद्योगिक प्रौद्योगिकी पर जोर दिया। तो इस तरह से हर आयोग ने अपने अपने शिक्षा संबंधी कुछ उद्देश्य रखे है ना। जो नियमावली बनी है ना, तो उसमें शिक्षा से संबंधी बातें की गई कि किस तरह भारत की शिक्षा को मजबूत किया जाए, या हर हर स्तर तक शिक्षा जाए, हर समावेशी शिक्षा और प्रगति शिक्षा का उद्देश्य रखा गया, ताकि सभी बच्चे, चाहे वो डिसेबल हो या गरीब हो या अस्पृश्यता से ग्रसित हो, सभी को समावेशी शिक्षा दी जाए और प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से औद्योगिक औपनिवेशिक शासनकाल में इस तरह के आयोगों द्वारा बात की गई। अब जहाँ तक मैं बात करूँ कि हमारा विश्व स्तर पर हमारा भारत प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा भारत प्राचीन काल से एक शिक्षा का सॉरी शिक्षा का केंद्र रहा है। जिसमें मैं बात करूं विक्रमशिला की बात करूं तो विक्रमशिला जो शिक्षा का सबसे प्राचीन, पूरे विश्व का, भारत ही नहीं पूरे विश्व का शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र है। जो अभी पहले तो ये भारत में ही था, लेकिन आधुनिक भारत में ये पाकिस्तान में चला गया है। आधुनिक पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है। तो ये और उसके बाद मैं बात करूं नालंदा विक्रमशिला है ना। ये सारे जो दोनों हैं वो नालंदा और विक्रमशिला अभी बिहार में ही है। जहाँ तक मैं बात करूँ नालंदा विश्वविद्यालय की, तो एक बार क्या हुआ था, एक किंवदंती कहा जाता है। वैसे तो नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से जल गई है, बस उसके कुछ अवशेष ही बचे हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ, एक किंवदंती कही जाती है। किंवदंती यानी कि जो पुराने दादा नानी या मतलब उससे परदादा के केवल बोलनी बात की जाने वाली एक सिर्फ कही सुनी बातें कह सकते हैं। किंवदंती वही है, कही सुनी बातें। उसका कोई प्रमाणिक यानी कोई साक्ष्य नहीं है कि ये सही बात है या गलत बात है। इसे ही हम लोग किंवदंती कहते हैं ना। जो पुराने ज़माने से आप लोगों के घर में भी या पास पड़ोस में कोई किंवदंतियाँ होंगी जो पुराने ज़माने से चली आ रही है वो बात, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं है कि नहीं जो वो बोल रहे हैं वो सही है, तो उसे ही किंवदंती कहा जाता है। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे किंवदंतियाँ आपको पढ़ने और सुनने को मिलेगी। तो जहाँ तक मैं बता रही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय, एक बार क्या हुआ, बख्तियार खिलजी जब आक्रमण करके
भारत में घुसा, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा और वहाँ पर वो उस समय वो एक बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित था और वो बहुत सारी दवाई भी खा रहा था। वो दवाई खा खा के इतना उब गया था कि उसे मतलब दवाई से नफरत हो गई थी। नफरत हो गई थी तो वो उन्होंने जो नालंदा के आयुर्वेदाचार्य थे, नालंदा के आयुर्वेदाचार्य थे, तो उन्हें क्या कहा गया कि उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, तो आयुर्वेदाचार्य वेदाचार्य ठीक है, आयुर्वेदाचार्य से कहा कि आप इतने बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, तो मेरी जो बीमारी है उसे बिना दवा खाए मेरी बीमारी को ठीक कर दीजिए। तो बोला ठीक है, और थोड़ा धमकाया भी कि ठीक कर दीजिए। बोला ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। तो इन लोगों ने, आयुर्वेदाचार्य ने बहुत ही चालाकी से क्या किया कि जो बख्तियार खिलजी था उसे कुरान पढ़ने की आदत थी, है ना। वो कुरान की आयतें जो था वो 3 बार पढ़ता था, दिन में 3 बार पढ़ता था। तो इन जो आचार्य थे उन्होंने क्या किया कि इन कुरान की जो आयतें पेजेस थे, है ना, पेजेस थे, उनमें ये दवाई को उसमें ऐड कर दिया, है ना, पेजेस के दवाइयों की एक परत चढ़ा दी। तो जब बख्तियार खिलजी इन सुबह शाम दोपहर इन आयतों को पढ़ता था तो क्या हुआ कि उसके जो आदत होती है ना कि जीभ से सटा के उंगली पेज पलटना, तो जो जीभ से सटाता था और पेजेस को पलटता था तो ये दवाई इसके मुंह में चली गई, मुंह से पेट में चली गई और धीरे धीरे यह ठीक हो गया और उसे पता भी नहीं चला कि मैंने दवाई खाई है। तो ये सब इसके साथ हुआ और होने के बाद क्या हुआ कि ये ठीक हो गया। तो बख्तियार खिलजी को लगा कि शायद ये आयुर्वेदाचार्य हमसे भी होशियार हैं और ये तो मुझे तो ध्वस्त कर देंगे, मैं इन्हें ध्वस्त करने आया हूँ, इस पर अधिकार करने आया हूँ, ये कहीं मुझे ना ध्वस्त कर दे। तो इन सब आयुर्वेदाचार्य के जितने भी बुक या और भी अदर से लेके सिलेबस या बुक्स थे उन सभी को पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। ये सिर्फ किंवदंती है, इसके कुछ सटीक प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ किंवदंती है। और इसके बाद ये पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। चलो, और ये किंवदंती मैंने सुना दी जो मुझे पता थी। और आप लोगों को ये किंवदंती कैसी लगी, क्या आप लोगों को भी पता थी? तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप लोगों को भी ये पता थी। अब हम शिक्षा से संबंधित विभिन्न आयोग को पढ़ेंगे, जैसे शिक्षा से संबंधित विभिन्न आयोग। तो पहले ओवरव्यू जानते हैं। अब शिक्षा से संबंधित विभिन्न आयोग। भारत में शिक्षा का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के विकास और समाज की प्रगति का आधार है। सेकेंड है, शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी, समावेशी और प्रगतिशील बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग और समितियां गठित हुई, है ना। प्रभावी मतलब शिक्षा प्रणाली जो है उसे और अधिक प्रभावी, यानी कि शिक्षा तो पुराने जमाने से ही चली आ रही है। कभी गुरुकुल की, जो हमारे पहले प्राचीन काल में या वैदिक काल में क्या गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी? गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ उसके बाद इसे गुरु के पास भेज दिया जाता था और गुरु पेड़ के नीचे और वहीं आश्रम में रह के उसे शिक्षा मिलती थी। उसके बाद धीरे धीरे पाठशाला से आई, उसके बाद मतलब शिक्षा के स्तर में या प्रणाली में चेंजिंग आई और आज हम लोग क्या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं ना, जो बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, टीचर्स आते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह के धीरे धीरे प्रोग्रेस शिक्षा प्रणाली पर हुई है ना। पहले बुक्स की क्वांटिटी कम थी, यानी बहुत सारे बुक्स जैसे एनसीईआरटी है, लेकिन अभी मान लो कि एनसीईआरटी की सरकारी स्कूलों में है, या तो साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर एनसीईआरटी के साथ साथ और भी अदर जो पब्लिकेशन के बुक चलाए जाते हैं। और ये क्या हो, एनसीईआरटी के साथ साथ और भी अदर पब्लिकेशन वाले अपने बुक का प्रचार करते हैं, यानी कि हर धीरे धीरे शिक्षा प्रणाली, शिक्षा की सामग्री, जैसे शिक्षा सामग्री में मैं कहूँ तो पहले ब्लैक बोर्ड डस्टर से पढ़ाई होती थी और अब होता है कि अब वाइट बोर्ड, है ना, या डिजिटल बहुत सारे हो गए हैं। तो इस प्रकार शिक्षा की प्रणाली में चेंजिंग आई ही है और शिक्षा के वस्तु, विषय, सभी चीज़ों में चेंजिंग आई है। तो और भी प्रभावी हो गया है ना। तो वही हो गया समावेशी शिक्षा, है ना। आजकल हम लोग डिजिटल बोर्ड का अब उपयोग कर रहे हैं। अब कहाँ डस्टर और ब्लैक बोर्ड का
उपयोग करते हैं और आने वाले समय में सब बुक्स नहीं लैपटॉप लेके या तो टैब लेके स्कूल जाएंगे। तो यानी कि धीरे धीरे शिक्षा प्रणाली में प्रगति आई है। और समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा इसका मुख्य आधार है कि सभी को शिक्षा दी जाए। समावेशी हमेशा सीटेट में भी आपको ये समावेशी शिक्षा पढ़नी है उसके सिलेबस में। समावेशी शिक्षा यानी कि किसी भी कोई भी बच्चे पर भेदभाव नहीं किए जाए, एक ही क्लास में विभिन्न IQ के विभिन्न स्तर के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ेंगे। ये नहीं कि हो जाए कि आप जो बहुत तेज बच्चा है उसे ही केवल ध्यान दो और जो IQ से कमज़ोर है या जो कमज़ोर डिसेबल बालक है तो उस पर ध्यान ना दो। तो ये समावेशी शिक्षा में सभी को एक समान स्तर पर शिक्षा दी जाती है और प्रगतिशील बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग और समितियां गठित की गई हैं। इन आयोगों ने शिक्षा के हर पहलू पर अध्ययन किया और सुधारों के लिए सिफारिशें भी दी। जो आयोग बनी उसमें जो आयोग में जो शिक्षाविद थे उन्होंने क्या किया, हर पहलू पर ध्यान दिया और उस पर सिफारिशें की सरकार से कि इन जो शिक्षा से में जो शिक्षा में बाधक हैं, है ना, क्या बोला जाए, बाधक हैं, उन तत्वों को हटाया जाए। तो यहाँ पर भारत में शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोगों का विस्तृत से वर्णन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। पहला है ये हमारा वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854, आपको ईस्वी भी याद रखनी है। वुडल डिस्पैच या इसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। आप ऐसा नहीं घबराएं कि वुडल डिस्पैच गलत है। ठीक है, इधर से होगी वुड डिस्पैच। मैं फिर से लिख देती हूँ। वुड डिस्पैच, इसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। ठीक है, वुड डिस्पैच पृष्ठभूमि इसका जानने की कोशिश करेंगे कि इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुडल डिस्पैच या वुड डिस्पैच को। इसे कब, इस आयोग की स्थापना कभी 1854 में, है ना, 1854 में। अगर हम इसी से रिलेटेड बात करें हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये 1857 में क्या हुआ था, 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति। मैं इसलिए इसे लिख दे रही हूँ क्योंकि आप इसे जानते होंगे, ये तो पूरे बचपन से यानी कि 6 से आप पढ़ना शुरू किए होंगे तो अभी तक पढ़ ही रहे होंगे। तो वही है 1857 से आप रिलेट कर लेना, 1854। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की नींव रखने वाला पहला बड़ा प्रयास था। ये जो भारत में जो ब्रिटिश शिक्षा की प्रणाली की नींव रखने वाली ये पहला बड़ा प्रयास था। यानी कि पहली बार जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में ये वुडल डिस्पैच यानी कि वुड डिस्पैच ये पहला कदम था जिन्होंने भारतीय शिक्षा पर ध्यान दिया था और यह आयोग का गठन हुआ था इसकी भारतीय शिक्षा पर सुधार के लिए। तो सिफारिशें क्या थी इस आयोग की? फर्स्ट क्या है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करना। यानी कि जो 1 to 5, 6 to 8 और 8 से फिर उच्च शिक्षा ना, 12 उसके बाद और भी। ठीक है, तो इन जो स्तर के शिक्षा के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करना कि 1 to 5 के लिए कितने टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए, फिर 6 to 8 के लिए कितने टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए, फिर 8 के लिए इस तरह के, और कितने घंटे क्लास के कितने घंटे होने चाहिए, इस तरह का एक व्यवस्थित ढांचा। बुक्स क्या होनी चाहिए, है ना, 1 to 5 के लिए बुक्स क्या होनी चाहिए, किस स्तर की होनी चाहिए, 6 to 8 के लिए क्या होनी चाहिए, इस प्रकार का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करने की बात की गई। सेकेंड में क्या था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया, है ना। पहले क्या होता था कि संस्कृत तो जो भी पढ़ते थे वो थोड़ी संस्कृत और हिंदी में थी, जबकि बाद में जब औपनिवेशिक शासन के दौरान वुडल डिस्पैच आया उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, है ना। इन स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया ताकि उन्हें इस शासन चलाने के लिए कोई भी तो होना चाहिए, इनके शासन चलाने के लिए जो उनके कार्य को देखने के लिए, वो तो हमेशा बाहर से यानी कि अपनी कंट्री से तो लोग नहीं बुलाएंगे, यहीं से उन्हें एक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ एक ऐसा आदमी क्लर्क चाहिए था जो इन लोगों के कार्यों को संभाल सके। तो इसलिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। फिर महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, ये तो अच्छे काम किए थे। चौथा,
अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई। यूडल डिस्पैच था, उसमें क्या किया गया कि अध्यापकों को जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है उसको प्रशिक्षण देने के लिए विशेष संस्थाओं की स्थापना की गई। नेक्स्ट है हंटर आयोग 1882 से 83। हंटर आयोग, अब हंटर आयोग में क्या सिफारिशें की गई? कोई भी आयोग तो पूर्ण रूपे न तो सटीक नहीं हो सकता, उसके हर कार्य तो सभी को मान्य नहीं होंगे, तो उसके बाद हंटर आयोग आया, है ना, यानी कि कुछ कमियां होंगी उस पर, तो उसे दूर करने के लिए, है ना, उसे दूर करने के लिए फिर 1882 और 83 यानी कि 1854 के बाद पुनः आया हंटर। इसमें वुडल डिस्पैच आया, उसके बाद हंटर आयोग आया, है ना, यानी कि काफ़ी लंबे समय के बाद पुनः शिक्षा का जो व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया था उस पर संशोधन करने के लिए हंटर आयोग आया। तो ये देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। यह आयोग लॉर्ड रिपन, है ना, इस समय किसका शासन था? इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड रिपन था, के काल में गठित किया गया। मुख्य उद्देश्य प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करना था। इसकी मुख्य प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया इसने। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया? तो इसका क्या हो जाएगा? हंटर आयोग। तो इसे आप लोग याद रखना, हंटर आयोग 1882 से 83 तक, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? पहला, प्राथमिक शिक्षा को जन सुलभ और सस्ती बनाने पर जोर दिया गया, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा थी उसे जन सुलभ, यानी कि गांव-गांव तक, जहां पर बहुत ही रूरल एरिया है वहां तक प्राथमिक शिक्षा जाए, है ना, यानी कि प्राथमिक शिक्षा सस्ती हो और जन सुलभ हो, यानी कि सभी लोग जा सके उन स्कूलों में। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है। मिशनरी संस्थाओं के नियंत्रण से शिक्षा को मुक्त करने का सुझाव, यानी कि जब अंग्रेज आए और फ्रांसीसी आए, डच आए, है ना, डेनिश आए, तो ये सब क्या, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, ये जब आए उनके साथ साथ मिशनरी यानी कि धर्म प्रचारक भी आए। और ये मिशनरी क्या होते थे? इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, साथ ही उन्हें शिक्षा भी देते थे। तो जैसे है ना, कैथोलिक धर्म के लोग, प्रोटेस्ट धर्म के लोग, तो ये अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ अपनी शिक्षा देते थे, उन पर अपना कंट्रोल हो गया था, है ना। वे भी एक मिशनरी, एक संस्था टाइप हो जाते हैं और संस्था में ना सबको शिक्षा देते हैं, ठीक है। सभी जो रूरल एरिया के लोग रहते थे उन्हें बुलाते, है ना, उनको पढ़ाते, यानी कि इनका जो मिशनरी संस्थाएं थी इन लोगों का काफ़ी नियंत्रण हो गया था, है ना। जो गांव तबके या पिछड़े वर्ग के लोग थे उन पर इन मिशनरियों का काफ़ी नियंत्रण हो गया था। तो अब शिक्षा, जो मिशनरी के नियंत्रण से शिक्षा को मुक्त कराना था, अब इन्हें मुक्त कराकर एक प्राथमिक और जनसुलभ शिक्षा देनी थी, ठीक है। तो यही कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिशनरी संस्थाओं पर कब, किस आयोग के द्वारा नियंत्रण लगाया गया? तो आप क्या बोलोगे? हंटर आयोग। अब थर्ड है महिलाओं और पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। जो महिला थी और जो पिछड़े वर्गों की शिक्षा को अब प्रोत्साहित करना था। हंटर आयोग जो वुड डिस्पैच था उसने भी महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया था। तो ये भी उसी तरह महिलाओं और पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया, इन्होंने और अधिक जोर लगाया। साथ ही साथ सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों को बढ़ावा दिया गया, है ना। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो DAV, है ना, नवोदय, ये सब क्या है? ये सरकार द्वारा उस समय, ठीक है, उस समय ये सरकार द्वारा खोले गए स्कूल थे जो आज भी चल रहे हैं। अब सैडलर आयोग, सैडलर आयोग 1917, ठीक है, 19। अब गठन क्यों हुआ था सैडलर आयोग का? पुनः सैडलर आयोग का गठन क्यों हुआ? यह आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। यह एक्चुअली में कलकत्ता जो विश्वविद्यालय थी उस पर अध्ययन करने, उनकी जो समस्याएं थी उस पर अध्ययन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो सैडलर, ठीक है। तो आप एक ट्रिक मैं बता देती हूँ कि सैडलर यानी सैड, है ना, सैड कब रहते हैं? जब समस्या आती हैं तो समस्या कहाँ पर आई थी? कोलकाता यूनिवर्सिटी में, KU में, ठीक है। तो आप ट्रिक ही समझो। और 1917 से 19 तक ये सैडलर आयोग ने काम किया इन समस्याओं पर। तो अब ट्रिक से आप लोग को याद रह गया होगा आप लोगों को कि सैडलर आयोग
समस्या यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को अध्ययन करने के लिए आया गया था। फिर भी इनकी क्या क्या सिफारिशें थी, आयोग के लिए गठन किया गया था। सिफारिशें क्या थी कि सिफारिशें 1 में 12वीं कक्षा की शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अलग कर विश्वविद्यालय शिक्षा का हिस्सा बनाने की सिफारिश। जो 12वीं कक्षा की शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अलग करना था, जो माध्यमिक शिक्षा से अलग करके विश्वविद्यालय शिक्षा का हिस्सा बनाना था। जो 12वीं क्लास की जो शिक्षा दी जाती थी वो पहले माध्यमिक शिक्षा कही जाती थी, है ना, जैसे 1 to 5, है ना, 6 to 12 हो सकता है। तो इससे क्या कहा गया कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा हो जाएगी, या यूनिवर्सिटी की शिक्षा हो जाएगी 12वीं की, ये सिफारिश की गई। तकनीकी, व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया, है ना। देखो ये तकनीकी, ये इंपॉर्टेंट है। तकनीकी, व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा को किसने बढ़ावा दिया? तो सैडलर आयोग ने। महिलाओं की उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। परीक्षा प्रणाली को सुधारने और छात्र शिक्षक अनुपात, है ना, छात्र शिक्षक अनुपात पर जोर दिया गया। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप जानते हो? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म अगर जिन्हें भी पता है वो कमेंट में जरूर लिखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसे क्या कहा जाता है? मैं हिंदी बता दे रही हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को, है ना। इस समय इसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद इसमें जो उसका मुख्यालय कहाँ है? एनसीईआरटी का मुख्यालय वो अभी दिल्ली में है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यानी कि ये 61 में, यानी उस डिस्पैच के बाद ही एनसीईआरटी की स्थापना कर दी गई थी। और यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात, है ना, परीक्षा प्रणाली पर सुधार करने के लिए, जैसे कि पहले होता था कि पहले दिसंबर में एग्जाम, किन लोगों को याद है कि पहले दिसंबर में फाइनल एग्जाम लिए जाते थे, लेकिन अब मार्च, है ना, यानी कि फरवरी एंड और मार्च स्टार्टिंग में फाइनल एग्जाम ले लिए जाते हैं। तो इस तरह की परीक्षा प्रणाली में सुधार की गई, है ना। क्वेश्चन के पैटर्न को देखा गया एनसीईआरटी के द्वारा। छात्र शिक्षक का अनुपात जो रखा गया वो चेंज की गई, यानी कि RT मैं लिख देती हूँ, जो यहाँ पर लिखती हूँ RTE, है ना। RTE का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर जिसे लिखना हो तो वो लिख लेना, हो सकता है अगर आ जाए। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख नहीं सकती, जगह नहीं है, तो आप लिख लेना। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था? 2009 में के अनुसार एक्ट 2009 के अनुसार ये कहा गया कि टीचर, मैं पहले मिटा देती हूँ, वो तो पछ हो गया है। RTE एक्ट 2009, इसके अनुसार ये जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो जो है, टीचर और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो रखा गया था। जो प्राइमरी में थे, प्राइमरी में उसमें 30:1, जबकि जो अपर प्राइमरी में थे वो 35:1 रखे गए। यानी कि जो 30 स्टूडेंट में
1 टीचर होनी आवश्यक है प्राइमरी में, जबकि अपर प्राइमरी में 35:1 टीचर होनी आवश्यक है। ये RTE एक्ट 2009 यानी कि 2009 में यह कहा गया था। यही, और नेक्स्ट चलते हैं। अभिनव शिक्षा आयोग 1944 की पृष्ठभूमि क्या थी? इसे सारगेट योजना भी कहा जाता है। इस अभिनव शिक्षा आयोग को सारगेट योजना भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या था? द्वितीय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अर्थव्यवस्था सारे विश्व में छा गई थी, उसके बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार करनी थी, क्योंकि उस समय काफ़ी मात्रा में जन की हानि हुई थी ना, जन धन सभी की हानि हुई थी। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व स्तर पर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उसके बाद यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? अगर किसी को पता है तो लिखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, बताएं। और से 1939 से 1945 तक हुआ था, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसकी अगर तिथि की बात करें तो 2 सितंबर को हुई थी। 1939 से 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी। तो उसके बाद यानी कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से पहले 1944 में इस आयोग की स्थापना, इस आयोग की एक सिफारिश की गई थी शिक्षा प्रणाली को सुधार के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान काफ़ी मात्रा में जन धन की हानि हुई थी, है ना, सारे देशों में अव्यवस्था छा गई थी। इसीलिए अभिनव शिक्षा आयोग को सारगेट योजना भी कहा जाता है। अब इसके सिफारिशें क्या थी कि सभी बच्चों को 6 से यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अभी भी है ना, इसके लिए एक्ट भी बना हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सारगेट योजना का दूसरा नाम क्या है? तो इसे ये भी कहा जा सकता है कि अभिनव शिक्षा आयोग। इसे क्या कहा जा सकता है? अभिनव शिक्षा आयोग 1944, याद रखना। वर्ल्ड वॉर के दौरान ही, यानी कि वर्ल्ड वॉर के जब समाप्त होने वाली थी उसी दौरान इस आयोग की स्थापना की गई थी, जिसकी सिफारिशें क्या थी? 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना, फिर उच्च शिक्षा में शोध कार्य, देखो ये शोध कार्य और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट है राधा कृष्णन आयोग। ये वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गई थी, उसके बाद राधा कृष्णन आयोग आई। इसके गठन, यह आयोग स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए गठित हुई थी, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद यह पहली शिक्षा से संबंधित पहली एक स्वतंत्र भारत की पहली आयोग थी शिक्षा से संबंधित। जिसकी सिफारिशें क्या थी? विश्वविद्यालय शिक्षा का अध्ययन करना, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, है ना, ये कि विश्वविद्यालय शिक्षा का अध्ययन करना। और सिफारिशें क्या थी कि 1 नंबर है कि उच्च शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नई नीतियों का निर्माण। जो उच्च शिक्षा है उसमें शिक्षा की जो गुणवत्ता है, यानी कि उसकी क्वालिटी को सुधारा जाए, उसमें जो खामियां हैं उसे दूर किया जाए। सेकेंड है विश्वविद्यालय में शिक्षण और शोध कार्य को समान महत्व दिया जाए। जो विश्वविद्यालय में शिक्षण और शोध कार्य होते हैं उसे समान महत्व दिया जाए। थर्ड है भारत में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा का उपयोग, यानी कि जो भारत में हर सिलेबस बुक में भारत के जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, चाहे इतिहास में ही तुम लोग देखते हो कि इतिहास के बुक में हमारे गांधी जी के जो फ्रीडम फाइटर जितने हैं उन सबों की गुणगान किए गए हैं, है ना, ताकि बच्चे ये जाने कि हमें स्वतंत्रता किस प्रकार मिली और किन किन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई, किन्होंने अपना स्ट्रगल के दौरान अपने परिवार को खोया। तो क्या इससे देश प्रेम की भावना जगती है। तो इसीलिए और सांस्कृतिक जो धरोहर है उन सबों का अध्ययन करवाया जाता है, ताकि स्टूडेंट या बच्चों को बचपन से ही पता चले कि हमारा भारत कितना महान है। इसलिए कहा है और राष्ट्र एकता की भावना जगाएगी, ठीक है, जगाया जाएगा। इसीलिए यह सांस्कृतिक विकास के शिक्षा का उपयोग, यह इनकी सिफारिशें थी। अब फोर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी देखो UGC, है ना,
की स्थापना की गई। तो इस यूजीसी की स्थापना यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो राधा कृष्णन आयोग 1948-49 यानी 15 अगस्त 1947 जब भारत हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद यह पहला शिक्षा पर सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण आयोग था। अब ये था मुदालियर आयोग यानी कि 1952-53 में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। ये उद्देश्य क्या था इसका? माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। यानी मुदालियर का जो उद्देश्य था कि प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा प्रणाली पर सुधार करना। इसकी सिफारिशें क्या थी? माध्यमिक शिक्षा को 7 साल की अवधि में बांटने का सुझाव दिया गया। जो माध्यमिक शिक्षा थी वो 7 साल की अवधि में बांटने का सुझाव दिया गया। सेकेंड क्या था? पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक, नैतिक और नागरिक शास्त्र जो सिविक्स पढ़ते हैं को शामिल किया जाए। थर्ड क्या था? शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान। जो शिक्षकों के प्रशिक्षण जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है ना, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि एक मतलब बालक को समझने के लिए एक ऐसे टीचर को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि हर बालक को अच्छी तरह से उसके भाव, उसके मन में क्या चल रहे हैं, उसकी पढ़ाई कैसी, उसका आईक्यू क्या है, उस स्तर पर उसका ज्ञान हो ताकि बच्चे को अच्छी तरह अध्ययन करके उसे अच्छी शिक्षा दे सके, है ना। वही प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना की सिफारिश थी। फोर्थ था विश्वविद्यालयों में खेलकूद विद्यालयों में है ना, विद्यालयों में खेलकूद और अन्य शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना था, यानी खेलकूद पर जोर दिया गया। अब नेक्स्ट है कोठारी 64 से 66। इस आयोग का जिन्होंने भी अध्यक्षता की थी उनका नाम था डॉक्टर एस कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। तो संपूर्ण इसमें इस कोठारी आयोग की जो उद्देश्य क्या थी कि जो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जो शिक्षा की प्रणाली में सुधार किया गया था या वो प्रोसेस चल रहा था, उसके बाद जो स्वतंत्र भारत में तक जितने भी आयोग बने उन सभी का अध्ययन करना था और उसके बाद निष्कर्ष निकालना था कि इसमें क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। उसके बाद ये उद्देश्य के बाद कुछ सिफारिशें भी अध्ययन करने और सुधार करने का उद्देश्य था। उसके बाद कुछ सिफारिशें रखी गई, उनमें से था 10+2+3 प्रणाली ना, 10+2+3 प्रणाली, यानी आपकी स्कूली शिक्षा 10 तक, उसके बाद 2 साल की 11 और 12, ठीक है। उसके बाद 3 जो BA या BSc BCom ना ये करते हैं वो क्या, वो 3 साल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार करते थे। तो अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया है, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन एक 2 महीना के बाद शायद सेमेस्टर लिया जाता है आजकल। तो आज चेंज हो गया है सब कुछ। तो ये प्रणाली थी और तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये कुछ अलग है कृषि शिक्षा पर, है ना। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर किसने जोर दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोठारी आयोग ने। और इसकी जो शिक्षा की प्रणाली क्या रखी, 10+2+3, और ने तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा पर जोर दिया। अब थर्ड है राष्ट्रीय विकास और सामाजिक एकता के लिए शिक्षा का उपयोग। 4 है प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एक समान पाठ्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया गया। और 5 है शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए और उनके योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया, हाँ वही था। और 8 में क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब इसमें नीति क्या थी, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था कि शिक्षा को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ना, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इसे जोड़ना था। मुख्य बिंदु इसमें क्या थी, प्रौद्योगिकी, फर्स्ट में प्रौद्योगिकी और सूचना विज्ञान का शिक्षा, यानी कि इसमें चेंज क्या हुई, जो इसमें थी सूचना विज्ञान का शिक्षा का उपयोग करना था, है ना, शिक्षा में उपयोग करना था, यानी प्रौद्योगिकी और सूचना विज्ञान का शिक्षा में उपयोग करना था। जैसे कि इंटरनेट से जोड़नी थी, है ना, यानी कि अभी देखो अभी क्या है कि हम इंटरनेट के द्वारा ही कितनी हमें सूचनाएं मिल जाती हैं, हमें पता चल जाता है ना। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये सूचना विज्ञान का ही दिया हुआ है। उसी में प्रोग्रेस आने के चलते ही ना हम लोग अभी अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप खोल के आराम से पढ़ पाते हैं, है ना, पढ़ा पाते हैं। तो क्या है, ये सूचना विज्ञान को ही ना शिक्षा से जोड़ा गया, शिक्षा में उपयोग किया गया। तो ये बहुत बड़ी क्रांति थी। सेकेंड है क्या, लड़कियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया। थर्ड है वयस्क शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना।
4 है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना, यानी कि गांव-गांव जहाँ पर बिजली नहीं भी पहुँची है वहाँ पर शिक्षा जरूर पहुँच जाए, ये प्रयास किया गया। अब पोस्टल कास्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या थी? 1990 में ये रिपोर्ट दी गई थी। इसकी पृष्ठभूमि थी मंडल आयोग के तहत आरक्षण, है ना, पोस्ट कास्ट रिपोर्ट, कास्ट रिपोर्ट थी ये पोस्ट कास्ट रिपोर्ट। इसमें क्या थी कि आरक्षण को लेकर सुझाव दिया गया था, है ना, मंडल आयोग के तहत। मुख्य उद्देश्य क्या थे? पिछड़े वर्गों की शिक्षा और रोजगार में सुधार करना था, यानी कि पोस्ट कास्ट रिपोर्ट 1990 की जो मुख्य उद्देश्य था पिछड़े वर्ग में शिक्षा और रोजगार में सुधार करनी थी आरक्षण के तहत, है ना, मंडल आयोग के तहत जो आरक्षण को लेकर सुझाव दिया गया था। सिफारिशें क्या थी कि सामाजिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया गया और उसकी शिक्षा, उनकी शिक्षा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, जो उनकी शिक्षा हो वो आसान। अभी भी है, जो आप झारखंड सरकार के ही देखो कि ये कहा गया है कि जो भी मेंस, जो प्रीलिम्स में यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर गए उसे मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए फ्री, जो नीचे के तबके एसटी एससी हैं उन्हें फ्री कोचिंग दी जाएगी, फ्री सुविधाएं दी जाएगी, है ना। ये सारे क्या, ये आरक्षण के तहत ही किया गया है, तो अभी भी आरक्षण चल ही रहा है। 10th है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें देखो ये 34 वर्षों के बाद, ठीक है, ये 34 वर्षों के बाद गठित होने वाली नीति थी। इसका मुख्य उद्देश्य था 21वीं सदी के भारत को वैश्विक शिक्षा प्रणाली में प्रतिस्पर्धी बनाना, है ना, प्रतिस्पर्धा में आगे लाना। जो 21वीं सदी का भारत है वो वैश्विक स्तर पर, पूरे ग्लोबल स्तर पर शिक्षा प्रणाली में आगे आना, यानी कि प्रतिस्पर्धा जो चल रही है, जो अदर भी आप डेनमार्क की शिक्षा प्रणाली को देखोगे वहाँ पर इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है और इतनी सुविधाएं स्टूडेंट को इतने अच्छे से मतलब रटवाया नहीं जाता है ना, उसमें रटाना नहीं, उसमें सिर्फ बच्चों को एक क्या बोलते, कुछ करके सीखने को अधिक प्रोत्साहित दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है ना। कभी आप यूट्यूब में सर्च करना कि डेनमार्क की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, तो देखना वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बच्चे को बीच बीच में रेस्ट दिया जाता है ताकि उनका माइंड रेस्ट करे, उसके बाद फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो शायद ये भारत में कब होगी पता नहीं, लेकिन डेनमार्क की शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी। अब इसकी मुख्य बिंदु क्या थी? तो पहले आपने पढ़ा था 10+2+3, आप इसे पढ़ा था। और आप बताओ कि ये किस आयोग की सिफारिश थी? अगर आपने पढ़ा है तो ये किस आयोग की सिफारिश थी? ये मैं आप लोग पर छोड़ती हूँ और कमेंट में जरूर लिखना। 5+3+3+4 प्रणाली लागू हुई, है ना, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें 5+3+3+4 प्रणाली लागू हो गई, चेंज हो गई। अब सेकेंड क्या थी? मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाना, यानी जो मातृभाषा है, जो भी मदर टंग है, उसे प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाना, चाहे वो अपनी कोई भी भाषा हो, बंगाली हो, क्या मराठी हो या खोटा हो, कुछ भी हो, उसकी मातृभाषा जो भी है उसे प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाना। सभी जो छात्रों को समग्र शिक्षा प्रदान करना, जो सभी छात्र हैं उन्हें समग्र शिक्षा प्रदान कराना है। फोर्थ है उच्च शिक्षा में बहु विषयक पाठ्यक्रम और क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली, है ना, उच्च शिक्षा में जो बहु विषयक पाठ्यक्रम है और क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली को लागू करना है। उसके बाद 5 है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, अब तो ये सब जान रहे होंगे कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। अब निष्कर्ष में हम लोग क्या पहुंचते हैं कि शिक्षा आयोगों ने भारत की शिक्षा प्रणाली के हर पहलू को प्रभावित किया है, सही है, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर है ना, माध्यमिक स्तर पर है या उच्च स्तर पर है, या शिक्षा प्रणाली को ही देखे, चाहे वो ब्लैक बोर्ड या डस्टर की से दी जाने वाली शिक्षा हो, है ना, या अब डिजिटल, है ना, व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड में दी गई शिक्षा हो, यानी धीरे धीरे शिक्षा प्रणाली में कितनी प्रोग्रेस आई है। खास करके कोरोना में जो पैंडेमिक के बाद शिक्षा प्रणाली में इतनी मतलब शिक्षा जो इतने डिजिटल हो गई है कि काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, उसे नकारा तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता। उनकी सिफारिशों से न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाएं बल्कि समाज में समानता, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया। हालांकि अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, सही बात है, ये अभी भी जो शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति जो 2020 है उस पर भी कुछ खामियां हैं, है ना, यानी कि 5 उंगलियां अभी भी बराबर नहीं है और खामियां तो रहती ही हर चीज़ में, कुछ ना कुछ तो बच ही जाती है। किसी को
कोई नीति अच्छी लगती है, किसी को कोई नीति खराब लगती है, तो इस पर बहस करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी शिक्षा में सुधार करने की बहुत बहुत आवश्यक है। लेकिन ये आयोग भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, है ना। तो ये जो शिक्षा आयोग थे औपनिवेशिक काल से लेकर अब तक जितने भी शिक्षा आयोग गठित हुए, उनके सिफारिशें दी गई, वे काफ़ी मील का पत्थर साबित हुई, काफ़ी शिक्षा में प्रोग्रेस किया गया और अभी भी इन पर काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप लोगों को ये एक्सप्लेन कैसा लगा, तो साथ ही साथ हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने पढ़ाई पूरे मन से की है कि नहीं। तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, और अगर अच्छे से नींद में कर रहे होंगे तो फिर से आप आगे वीडियो कर लें और पुनः देखें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा से संबंधित पहला बड़ा आयोग कौन सा था। तो भारत में शिक्षा से संबंधित पहला पूछा है ना, बड़ा आयोग कौन सा था। ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी वुड डिस्पैच, इसे वुडल डिस्पैच भी कहते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं, वुड या वुडल डिस्पैच। सी है कोठारी आयोग, डी है मुदालियर आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था वुड डिस्पैच, है ना, तो मैंने ट्रिक भी बताया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और मैंने बताया था वुड डिस्पैच 1854, है ना, और इसी के बाद 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वुड डिस्पैच। और अगर आप लोग इतना भी याद रखो तो 4 और 3 7, ठीक है, 4 3 7 के बाद जोड़ोगे तो 1857, ये तो सभी को याद होगा ही। 1857 की क्रांति तो उससे पहले हुई थी 1854 में। और नेक्स्ट चलते हैं, वुड डिस्पैच। देखो ये भी आ गया, वुड डिस्पैच 1854 को किस नाम से जाना जाता है ना। तो वुड डिस्पैच को मैंने पढ़ाया था, वुड डिस्पैच को और दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ऑप्शन बी भारतीय शिक्षा का मार्गदर्शक, ऑप्शन सी आधुनिक शिक्षा की शुरुआत, ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा का आधार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वुड डिस्पैच, यानी कि आंसर ए, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882 का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो हंटर आयोग था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा सुधार, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन, ऑप्शन डी महिलाओं की शिक्षा। जो हंटर आयोग था, तो मैं ट्रिक बताऊंगी तो आप लोग गैस करना, है ना। ये ट्रिक क्या है, जो हंटर है, हंटर जो पुराने ज़माने में किसी हंटर से डराया जाता था, बताइए किसी हंटर से डराया। अरे हंटर यानी कि मार पिटाई, ठीक है, किसे डराया जाता था। अभी भी बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति हैं जो डराते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हंटर आयोग यानी बच्चों को डराया जाता था। तो ये क्या है, प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन करना था, है ना। अध्ययन प्राथमिक हो गया, बच्चों क्या प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। तो ये ट्रिक है। अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि इस तरह मैं और भी पूरे टॉपिक सिलेबस के पूरे टॉपिक को मैं शिक्षा शास्त्र में जितने भी ये आते हैं टॉपिक सभी को मैं पढ़ाने में काफ़ी मोटिवेट हो सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और तुरंत ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। और अब है कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन किस आयोग ने किया। ये 4th नंबर है। कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन किस आयोग ने किया। ऑप्शन ए मुदालियर आयोग, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी सैडलर आयोग, ऑप्शन डी राधाकृष्णन आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा, अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो 4 का हो जाएगा सी सैडलर आयोग, ठीक है। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, तो पुनः आप स्टार्टिंग से ट्रिक देखने के लिए वीडियो देखें। और 5 हो जाएगा राधाकृष्णन आयोग 1948 किससे संबंधित है। 5 नंबर राधाकृष्णन आयोग 1948 किससे संबंधित थी, ये थी उच्च शिक्षा ना, सी उच्च शिक्षा से संबंधित थी। नेक्स्ट है 10+1
2+3। ये शिक्षा प्रणाली किसकी सिफारिश थी? 6 का, ये थी कोठारी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग थी, कोठारी आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा, ऑप्शन बी सभी के लिए समान शिक्षा, ऑप्शन सी सामाजिक मूल्यों का विकास, ऑप्शन डी सभी। ये सभी हो जाएंगे। अब 8 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया था? किस शिक्षा प्रणाली? 2020 की बात कही जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तो कोठारी आयोग की थी, ये 10+2+, ये कोठारी आयोग की थी, और ये थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब महिला शिक्षा पे थोड़ी ध्यान लगाते हैं। महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार पे प्रश्न क्या बनेंगे? तो क्वेश्चन 9 है, महिलाओं की शिक्षा पर सबसे अधिक जोर किस आयोग ने दिया? ऑप्शन ए हंटर, ऑप्शन बी मुदालियर, ऑप्शन सी कोठारी, ऑप्शन डी सैडलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का? इसका हो जाएगा हंटर, है ना। महिलाओं की शिक्षा पर हंटर आयोग ने भी जोर दिया, साथ ही साथ इसने प्राथमिक शिक्षा पर भी, प्राथमिक यानी बच्चों की शिक्षा पर भी जोर दिया था, प्राथमिक शिक्षा पर भी जोर दिया था, साथ ही साथ इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया था। अब हाँ, ये सारगेट योजना 1946 का उद्देश्य क्या था? सारगेट योजना को और भी एक नाम है, आप इसे कमेंट में जरूर लिखना, मैंने अब इसी वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है। तो ऑप्शन ए है व्यावसायिक शिक्षा का विकास, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना, ऑप्शन सी ग्रामीण शिक्षा का विस्तार, ऑप्शन डी उच्च शिक्षा का पुनर्गठन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना इसका उद्देश्य था। अब नेक्स्ट है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से क्या प्रश्न बनेंगे? 11th नंबर है क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर किस आयोग की सिफारिश में दिया गया था? जो व्यावसायिक शिक्षा थी उस पर किस आयोग ने जोर दिया? ऑप्शन ए कोठारी आयोग, ऑप्शन बी सैडलर आयोग, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन डी मुदालियर आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा पर काफी जोर दिया था। नेक्स्ट है 12 नंबर, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था? जो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी, तो किस आयोग ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग ने। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इम्पोर्टेंट है, और किन किन लोगों को पता है वो पहले कमेंट में लिखें, उसके बाद मैं बताऊंगी। क्विक जल्दी अब कमेंट में जरूर लिखें। ओके, मैं ही बता देती हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। नेक्स्ट है 14th, और ये सेकंड लास्ट है क्वेश्चन है। 14th है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी विश्वविद्यालय? राधाकृष्णन, याद रखना इसके नाम भी लंबे हैं और विश्वविद्यालय है। ठीक है, राधा और कृष्ण विश्व के महान, है ना, महान क्या प्रेमी हैं, तो राधा और कृष्ण, इसे भी याद रखना ट्रिक से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश की थी राधा और कृष्ण ने, राधा कृष्णन आयोग ने। 15th है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं को किस प्रकार अधिक समग्र और विकासोन्मुख बनाने की बात कही गई थी, है ना। यानी कि जो 2020 में बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसे अधिक समग्र और विकासोन्मुख बनाने की बात की गई थी। देखो पहला है ऑप्शन ए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना, रट लेना, जो भी करना है कर लेना। और ए, ऑप्शन ए बहु विषयक दृष्टिकोण अपनाकर, ऑप्शन बी रट्टा आधारित प्रणाली को खत्म करके, ऑप्शन सी कौशल आधारित मूल्यांकन पर ध्यान देकर, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, ताकि नेक्स्ट टॉपिक लाने के लिए मैं मोटिवेट हो सकूं। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।